हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम है एक बार फिर आपका होम साइंस विद चार्ली में और हम लोगों की एनटीए यूजीसी नेट की जो है आंसर की में। तो आज मैं बता दूं आपको कि आज हम लोग ये जो आंसर की है आज इसका पूरा हम लोग खात्मा करेंगे। ये फाइनल हो जाएगा बिल्कुल हमारा ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग आपको पता है कई स्लॉट में हमने इसको किया, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी लंबे होते हैं। और तो एक साथ इतने कम क्वेश्चन कर रहे थे हम, फिर भी आप देखिए 30 से 40 मिनट की वीडियो जो है बन जा रही थी। तो नेट का रिजल्ट आ चुका है और कई लोगों का जिसका भी मतलब क्लियर हुआ, आप लोगों को एक बार दोबारा से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बिना कुछ ज़्यादा कुछ अपना दिमाग लगाए, ना ज़्यादा कुछ सोचिए, ना ओवर थिंक करिए। चुपचाप आप जो है जिस तरीके से, जिस मोड में और जिस कॉन्टिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे थे उसको आप करते जाइए। क्योंकि देखिए जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं तो इसका मतलब ही यही होता है कि उसकी तैयारी या फिर उसके लिए आप कहीं न कहीं एकदम 100% तैयार नहीं थे, ठीक है? थोड़ी बहुत कुछ न कुछ मिस्टेक आपसे रह गई, सो दैट आप नहीं कर पाए। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप पढ़ नहीं पाए या आपके पास नॉलेज नहीं है। कभी-कभी देखिए जब चीज़ें होनी होती है तो उतने ही नॉलेज में उतना ही पढ़ कर के आपका हो जाता है, ठीक है? अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिलेबस ही इनकम्प्लीट रखेंगे तब भी आपका हो जाएगा। कम सिलेबस कंप्लीट रखिए, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, शॉर्ट नोट बनाइए और जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने लिखा हुआ है, जो आपके पास नोट्स हैं, किताबें, उनको पढ़िए, रिवाइज करिए। क्योंकि देखिए सिलेबस तो हर बार बदल नहीं रहा है, सिलेबस तो वही है ना, खाली उसकी टर्मिनोलॉजी बदल रही है, उसका उसका लैंग्वेज, उसका पूछने का तरीका क्वेश्चन को, वही चीज़ें बदल रही, बाकी कुछ इतना अलग नहीं हो रहा है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग अभी फिर से हम लोग एक दिन मिलेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोग फिर से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और शुरू क्या करना है, इतना तो आप लोगों ने पिछले पे पढ़ भी रखा होगा, इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर 2 नंबर से, 4 नंबर से, 10 नंबर से किसी का नहीं रहा हुआ है तो आप ये सोचो ना कि आप कितना नियर बाई पहुंच गए हैं उसके। थोड़ी सी मेहनत आप और करेंगे तो आप तुरंत उसके जो है उसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग आते हैं। अब हम लोग 80 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 81 से शुरू होगा। एक चीज़ और है देखिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सब बातें देखिए सिर्फ कहने की नहीं होती है, बातें बिल्कुल फैक्ट होती हैं, ठीक है? बस आपको क्या, आपको अपने जीवन में उतारना है, थोड़ा सा उस पे अमल करना है, उस पे अमल लाना है आपको, ठीक है? आप अपने मन में बिल्कुल ऐसा कुछ मत सोचिए कि ओह मेरा नहीं हुआ या अभी कब होगा, ऐसा वैसा ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अपना काम करते जाइए। अब इतनी मेहनत कर ली तो थोड़ी सी और कर लीजिए, ठीक है? और ये भी सोचिए कि जिनका हो जाता है तो हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई हो, है ना? इस वजह से ना हो पाया हो। तो इस वजह से जहाँ पर आप हैं उस तरीके से उसको करते रहिए। बिना मतलब का अपना एकदम होपलेस होके या बिना मतलब का टेंशन लेके अपना 1-2 दिन उसमें वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है? चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का है, ये आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लगाना है, ठीक है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए देखिए, यूजिंग चार्ट्स एंड डायग्राम, रीडिंग मतलब पढ़ना, वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक प्रदर्शन दिखाना या देखना, या फिर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन या लिसनिंग। तो आपने देखा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि मतलब आपको ऐसे ऑर्डर में लगाना है कि जिनको बढ़ते क्रम में क्या हो कि जो आपकी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो परमानेंट हों, बहुत ही अच्छे से हों, ठीक है? तो इसमें देखिए रीडिंग होगा। रीडिंग क्योंकि क्या होता है, पढ़ने से कुछ चीज़ें कहाँ ज़्यादा आपके दिमाग में रह पाती, वो धीरे-धीरे उड़ जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आएगा आपका, एक सेकंड, फर्स्ट नंबर पे आएगा जो आपका वो होगा बी, ठीक है? इसके बाद बी के बाद आएगा लिसनिंग आपका। रीडिंग के बाद क्या आ जाएगा, लिसनिंग। कोई चीज़ हम सुनते हैं तो भी सुनने के बाद थोड़ी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं अच्छे से। तो बी ये लिसनिंग आपका है ई नंबर पे, ठीक है? फिर आपका ई के बाद हो जाएगा यूजिंग चार्ट्स एंड डायग्राम। थोड़ा चार्ट और डायग्राम के साथ हम लोग पढ़ेंगे तो भी चीज़ें दिमाग में कुछ देर तक, फिर और देर तक ठहरती हैं, ठीक है? ए हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर हम लोगों का हो जाएगा वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि आप कोई प्रदर्शन देखेंगे, देखने के बाद भी हमारी चीज़ें कुछ ना कुछ याद रहती हैं। और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा डी, यानी कि मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। तो जब प्रेजेंटेशन अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप उसको सोच करके बनाएंगे, उसको देखेंगे, पिक्चर्स लगाएंगे, कुछ उसके बारे में लिखेंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं परमानेंट हमारे दिमाग में रह जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारा BEACD, तो BEACD आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसे ही सिंपल था इसलिए मैंने हिंदी वाला यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया। फिर इसके बाद आपका 82 नंबर क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पर भी देखिए एक प्रदर्शन विधि जब आप एक मतलब पूरा कंडक्ट करेंगे तो उसमें किस तरीके से आप उसको सीक्वेंस में लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। इसका हिंदी भी है तो आपको मैं हिंदी ही दिखा देती हूँ, चलिए इंग्लिश देख लीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, कोई भी अगर हम प्रोग्राम प्लान करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग ही करते हैं, ठीक है? इसमें जो ऑप्शन आपको पकड़ लेना है, सबसे पहले देखिए प्लान, व्हेन एंड वेयर विल यू
विल यू डू द डेमोन्स्ट्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले प्लान करिए कहाँ पर आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और कब करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका हो जाएगा एडवर्टाइज अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, एडवर्टाइजमेंट देंगे कि यहाँ पर ये हो रहा है या इस बारे में डेमोन्स्ट्रेशन होगा। आपने देखा होगा रोड साइड पे लगा रहता हुआ। सबसे पहले सी आ जाएगा, सी के बाद फिर हमारा ए आ जाएगा। इसके बाद फिर होगा प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्किल्स टू डेमोन्स्ट्रेट। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है जिस स्किल से आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना हो। जैसे मान लीजिए आपको लेक्चर मेथड, मतलब लेक्चर तो आप देंगे ही, या मान लीजिए वहाँ पे क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ करके दिखाया जाता है, तो जिस विधि से आपको करके दिखाना है, मान लीजिए आपको पीपीटी बना के दिखाना है, या मान लीजिए आपको वहाँ पर किसी नाटक के थ्रू दिखाना है चीज़ों को, तो वो चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लीजिए पहले से, क्योंकि जब प्रैक्टिस किए रहेंगे आप तो जब बिल्कुल वहाँ पर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो इसके बाद ए के बाद आपका ई आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारा आ जाएगा कंडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सही बात है, फिर जब आप पूरी तैयारी कर लेंगे, मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आप कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने बना रखा हो वैसे आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फिर सबसे लास्ट में आएगा आपका डी। तो डी का मतलब क्या है, गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेंट्स टू प्रैक्टिस। कहने का मतलब क्या है, सबसे लास्ट में जब ये सब आप कर लेंगे, सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे कि जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको भी आप अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो भी अब प्रैक्टिस करके इस तरीके से कहीं और पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, ठीक है। इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये 4 नंबर वाला करेक्ट होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहाँ और कब करना है आपको प्रदर्शन, इसकी योजना बनाएंगे आप। इसके बाद फिर आप निदर्शन के बारे में विज्ञापन देंगे। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आप सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दिया। हाँ, सबसे पहले आप ये देखेंगे कहाँ पर इसकी योजना बनानी है, फिर आप निदर्शन के बारे में विज्ञापन देंगे, फिर आप क्या करेंगे, प्रदर्शन के लिए कुशलता प्राप्त करने हेतु अभ्यास। इसके बाद फिर उसको आप संचालन करेंगे, फिर आप सबसे लास्ट में प्रतिभागियों के अभ्यास करने हेतु अवसर प्रदान करेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इन कंडक्टिंग एनी रिसर्च। तो रिसर्च के बारे में पूछ रहे हैं। इसको आपको मैं हिंदी वाला ही दिखा देती हूँ, लेकिन इंग्लिश वाला भी आप देखिए, दोनों चीज़ें देखिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग हिंदी भी पढ़िए और इंग्लिश भी पढ़िए। इंग्लिश में पूरा तो भले मत पढ़िए, लेकिन आप इंग्लिश के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर देखिए हिंदी का क्या करते हैं, सॉरी इंग्लिश में वहाँ जो आता है वो सीधे गूगल ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी का, तो वो हिंदी में पता नहीं क्या लिख करके आ जाता है, और कई बार तो इंग्लिश वाला ही वर्ड जो रहता है वही वो लोग इंग्लिश में लिख करके दे देते हैं। जैसे अभी आपका आया था कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है, तो देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की हिंदी होती है समीपस्थ विकास क्षेत्र, लेकिन वहाँ पर हिंदी में ही यही लिख दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर आपने इंग्लिश वाला नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से इंग्लिश की मैं नहीं कह रही आप पूरा इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो, इंग्लिश के कुछ टर्म्स बस कुछ टर्म्स आप जो है अच्छे से समझ लीजिए उसको, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या कहते हैं, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो फेज़ की बात कर रहे हैं इसमें, जब आप कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी रिसर्च आप कंडक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो फेज़ आता है इसमें आपका वो आएगा कॉन्सेप्चुअल फेज़, सी वाला सबसे पहले है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर इसमें दूसरा आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डिज़ाइन। क्या आएगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डिज़ाइन, मतलब रिसर्च डिज़ाइन आपका, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर आपका हो जाएगा इम्पेरिकल फेज़। तो इम्पेरिकल फेज़ में क्या होता है कि चीज़ों को करके हम थोड़ा सा देखते हैं, अनुभव करते हैं कि जो आपने प्रॉब्लम बनाई है या जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो कैसा है, उसको अनुभव करेंगे, उस पर काफ़ी देखभाल, उसको मतलब देखेंगे सही है गलत है, इस पर और क्या किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद फिर आपका आएगा एनालिटिकल फेज़। क्या आ जाएगा, डी वाला आपका एनालिटिकल फेज़ आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका बी वाला बच गया डिसएमिनेटिव फेज़, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब बी वाला। तो सी ए ई आपका देखिए, सी ए ई फिर डी और बी, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला आपका सही होगा, ठीक है। संकल्पनात्मक अवस्था रहेगी, फिर आपकी शोध अभिकल्प की रचना होगी, फिर आपका अनुभाविक अवस्था होगी, फिर आपका डी विश्लेषण परक अवस्था होगी, और फिर आपका बी प्रसार परक अवस्था होगी, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला। अच्छा, फिर आपका ये है कि अरेंज द स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग मान विटनी। जो मान विटनी टेस्ट होता है उसको आप ये जो है पूरा सीक्वेंस में लगाने के लिए कह रहे हैं। थोड़ा डीप क्वेश्चन था ये आपका, इसको मैं आपको हिंदी में ही दिखा देती हूँ, आपको दिक्कत ना हो कोई भाई। देखिए, तो इसमें भी क्या होता है आपका, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, हाँ ये 84 है। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ पहले, ये देखिए सी वाला सेकंड नंबर का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सी वाला आएगा आपका कि रैंक ऑल स्कोर टुगेदर इग्नोरिंग विच ग्रुप दे बिलोंग टू।
सबसे पहले जितने भी ऑल स्कोर्स हैं सबको क्या करेंगे, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उसको सभी को मतलब स्कोर कर लेंगे, ठीक है, एक साथ में। फिर इसके बाद आता है बी आपका, एड अप रैंक फॉर ईच ग्रुप इंडिपेंडेंटली। सभी ग्रुप को इंडिपेंडेंटली जो है रैंक कर देंगे, सबको क्या क्या रैंक मिल रही है वो कर देंगे, ठीक है। फिर आपका सेलेक्ट द लार्ज रैंक ऑफ टोटल, सबसे बड़ी जो रैंक रहेगी उसको आप लोग टोटल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आता है कि कैलकुलेट यू, ठीक है। आप सॉरी नहीं कैलकुलेट यू नहीं, इसमें डी वाला करेंगे, कैलकुलेट n1 n2 एंड nx, ठीक है। और सबसे लास्ट में कैलकुलेट यू वाला कर लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो आपका है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी है, बी है, फिर आपका ए है, देन डी, देन ई, ठीक है। ये आप हिंदी में भी यहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड वाला यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। यहाँ भी लिख देती हूँ मैं, सी बी ए डी एंड ई, ठीक। फिर हमारा अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके असर्शन रीजन वाले। इस बार पूरे नेट के क्वेश्चन में, मतलब नेट के पेपर में सिर्फ 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो असर्शन रीजन से पूछे गए थे, वरना मतलब हमेशा से मुझे लगता है हमेशा से थोड़ा कम ही इस बार पूछा गया। तो आप देख सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे आपके जो ये असर्शन रीजन वाले थे, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि क्या असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 85, ठीक है। तो इसमें जो देखिए पढ़ना है हमें कि आपको पता ही है कि पहला आपका असर्शन है, दूसरा आपका रीजन है, ठीक है। ये वाला असर्शन है और ये वाला आपका रीजन। अभी हिंदी में भी दिखाती हूँ मैं। ट्रेडिशनली द फूड इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलरली द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज़ रिलाइड ऑन द यूज ऑफ GMPs इन इट्स एफर्ट टू इंश्योर दैट कॉस्ट इज कट डाउन। फिर आपका रीजन दे रखा है कि मोस्ट ऑफ दीज GMPs आर यूज्ड बाय मेनी नेशनल गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड for monitoring the safety of consumer foods and for inspection of establishment that process, package, handle and store foods। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मतलब दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है, या A is true and R is false, या A is false and R is true। अब हिंदी में भी देख लेते हैं आप पहले। देखिए पारंपरिक रूप से क्या कह रहा है, पारंपरिक रूप से खाद्य उद्योग विशिष्ट खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपने प्रयास में GMP के प्रयोग पर विश्वास जताया है कि जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कीमतों में कमी आ जाए। अब कारण दिया है कि इनसे अधिक GMP का प्रयोग अनेक राष्ट्रीय सरकारों द्वारा विश्व भर में उपभोक्ता खाद्य की सुरक्षा की देखरेख एवं उन संस्थानों के निरीक्षण के लिए किया जाता है जो वस्तुओं का प्रसंस्करण, पैकेज, देखभाल और भंडारण करते हैं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर का, यानी कि जो ए है असर्शन जो है आपका वो रॉन्ग है और जो आपका रीजन है वो सही है, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये वाला, ठीक है। 4 ऑप्शन। अब आ जाता है आपका 86 नंबर का क्वेश्चन कि कॉटन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फैब्रिक फॉर विंटर वियर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या कॉटन विंटर के लिए जो है अप्रोप्रिएट है? तो आप बिल्कुल कहेंगे नहीं। तो इसमें से और इसके बाद रीजन दे रखा है बिकॉज। अच्छा एक चीज़ और है कि जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, आप पहले जो क्या कहते हैं असर्शन दे रखा है उसको आप पढ़िए, इसके बाद असर्शन पढ़ने के बाद जब आप रीजन पढ़िए तो असर्शन जैसे खत्म होता है वैसे आप रीजन पढ़ने से पहले बिकॉज उसमें ऐड करके तब आप उसको पढ़िए, तो उससे आपको रीजन समझ आ जाएगा कि क्या जो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है या पहला गलत है या दूसरा सही है। क्योंकि अगर देखिए गलत रहेगा तो जब आप क्योंकि ये बिकॉज लगा करके पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ आ ही जाएगा कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ठीक है। तो अब इसमें रीजन देखिए दे रखा है कॉटन इज अ हाईली एब्जॉर्बेंट एंड ब्रीदेबल फैब्रिक। तो बिल्कुल ये बात सही है, बहुत एब्जॉर्ब करता है और इसमें ब्रीदेबल भी फैब्रिक होता है, ठीक है। इसलिए गर्मियों में इसको ज़्यादा लोग समर्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपका ए इनकरेक्ट है, इसके लिए आप श्योर हैं तो आप ऑप्शन ढूंढिए कि देखिए इसमें तो दिया हुआ है बोथ आर करेक्ट, इसमें दिया बोथ आर ट्रू बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। अब इसमें ए इज करेक्ट, तो ए इज करेक्ट जहाँ पे वो तो हो नहीं सकता, तो ए इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर भी आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये वाला करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए सही नहीं है, सॉरी ए सही नहीं है बट आर सही है, ठीक है। 4 वाला यहाँ पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ ठीक है, 1 सेकेंड, ये आपका 86 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 87 है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए इसमें दिया कि परिवार में संवाद की स्थिति का होना महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब मैं खुद से देखिए क्योंकि लगा के पढ़ूंगी आपके सामने, क्योंकि संवाद पारिवारिक एकजुटता को बनाए रखने, परिवार के सदस्यों की भूमिका को समझने और अंतर पीढ़ीगत क्षमता को समझने में सहायक होता है। तो आप अगर इसको पूरा एक साथ ही पढ़ें कि परिवार में संवाद की स्थिति को होना महत्वपूर्ण है क्योंकि संवाद पारिवारिक एकजुटता को बनाए रखने, इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे अगर दोनों चीज़ें करेक्ट रहेंगी तो आपको अपने आप ही लगेगा कि हाँ दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, और आपको अगर उसके स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको कभी भी गलत नहीं करेंगे। इसमें देखिए दोनों चीज़ें आपकी सही है, ठीक है, और इसकी व्याख्या भी सही है, तो ए एंड आर बोथ आर राइट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये वही वाला क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश में है ये कि रिएक्टिव एग्रेशन इज ऑटोमेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है।
इट इज़ इम्पल्सिव, अनकंट्रोलेबल। अच्छा सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये 88 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी। तो इसमें देखिए कि इट इज़ इम्पल्सिव, अनकंट्रोलेबल, स्पॉन्टेनियस एंड अनरीजन्ड। तो कहने पूछ रहे हैं, मतलब आपका स्टेटमेंट है, असर्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि प्रतिक्रियाशील आक्रामकता एक स्वचालित अनुक्रिया है। अब कारण दिया है कि क्योंकि यह आवेगशील, अनियंत्रणीय, स्वतः स्फूर्ति और अविवेकी है। तो इसको भी अगर आप देखा जाए तो आपको पढ़ करके कैसा लग रहा होगा कि क्या है, प्रतिक्रियाशील जो है, जो रिएक्टिव एग्रेशन होता है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, बिल्कुल सही बात है। जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहते हैं तो ये एक स्वचालित प्रक्रिया ही है, क्योंकि यह आवेगशील, अनियंत्रणीय एवं स्वस्फूर्ति और अविवेकी है। आपको दोनों का करेक्ट मतलब कनेक्शन थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका दोनों बोथ आर राइट है और एक्सप्लेनेशन भी आपकी इसकी करेक्ट है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका, सॉरी 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फिर हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि नॉर्म्स आर ब्लूप्रिंट्स फॉर बिहेवियर सेटिंग लिमिट्स विद इन विच इंडिविजुअल्स मेक सीक्स अल्टरनेट वेज टू अचीव देयर गोल्स। अब रीजन दिया है, नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन कल्चरल वैल्यूज विच आर जस्टिफाइड बाय मॉरल स्टैंडर्ड्स, रीजनिंग और एस्थेटिक्स जजमेंट। अब इसको हिंदी में भी देखिए कि मानक व्यवहारिक विन्यास जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी बिहेवियर सेटिंग लिमिट्स होती हैं, तो मानक व्यवहारिक विन्यास सीमाओं हेतु ब्लूप्रिंट होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को विभिन्न तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मानक संस्कृति मूल्यों का पर आधारित होते हैं जो कि नैतिक मानदंडों, तर्कड़ा और सौंदर्यपरक निर्णय द्वारा समर्पित होते हैं। तो इसमें आपको अगर वही वाली बात फिर से कहूँगी, क्योंकि लगा के आप पढ़ेंगे तो इसमें भी दोनों चीज़ें आपकी करेक्ट मिलेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है इसमें दोनों सही है और इसका ऑप्शन भी, मतलब एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ए नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। फिर हमारा है 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो 90 वाले में क्या है कि टू स्मॉल सैंपल लीड्स टू बायस्ड कंक्लूजन, ठीक है। कहने का मतलब जब सैंपल बहुत स्मॉल रहेगा तो जो आपका रिसर्च रहेगा वो बायस्ड हो सकता है, उसका जो कंक्लूजन आप निकालेंगे, निष्कर्ष, वो बायस्ड हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपने अगर रिसर्च में पढ़ा होगा तो ये है, होता है अगर आपका सैंपल साइज स्मॉल है तो उसमें ऐसा चांस होता है कि आपका रिसर्च बायस्ड हो सकता है, उसमें कुछ भी गड़बड़ी या कुछ उसमें एरर हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर रीजन दिया गया है कि व्हेन द सैंपल इज टू स्मॉल it may not cover all the attributes of the population to be studied। ये बात भी आपकी बिल्कुल कैसे लग रही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बात सही है। इसका रीजन इसमें देखिए ही दिया गया है कि अगर सैंपल छोटा है तो जो आपका कंक्लूजन है वो बायस्ड हो सकता है। अब बायस्ड क्यों हो सकता है, क्योंकि जब सैंपल बहुत छोटा रहेगा तो हो सकता है कि आप पॉपुलेशन के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी वहाँ पर डायमेंशन है, उन पे सब पे आप स्टडी ना कर पाओ। इस वजह से यहाँ पर भी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 1 नंबर वाला करेक्ट होगा, ए एंड आर बोथ आर राइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर हम लोग जो है क्या कहते हैं, ये आपका पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है 91 से लेकर के 95 क्वेश्चन नंबर तक पैराग्राफ है। इसको पढ़ करके हमें ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं बार बार तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ ये, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से देख लेना और पढ़ लेना। बाकी मैं यहाँ पे एक बार पढ़ लेती हूँ ताकि आपको बता दूँ कि कौन सा इसमें क्या कैसे करेक्ट है क्या नहीं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग की पीठ के दर्द और चोट में, या फिर अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर तो चलिए हम सिर्फ सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ हमेशा अलग अलग आते हैं। आपको एग्जाम में इतना तो पता ही होगा कि जब एग्जाम में क्या होता है, हमें सबसे पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहिए, आपको फटाफट पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लेनी चाहिए, समझ रहे हैं आप पहला दूसरा जितने भी क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें, वो पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ कर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में जो पूछा रहेगा, जब पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आपको बड़ा सटीक आंसर मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो इस वजह से मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ूंगी, बाकी मैं सारे आपको क्वेश्चन ऐसे करा दूंगी, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आपको देख लेना, ठीक है। तो देखिए क्या है कि पीठ के दर्द और चोट में एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्नता हो सकती है। हालांकि पीठ के दर्द से पूर्णतः छुटकारा पाना असंभव नहीं होता, फिर भी कार्य संबंधित पीठ के दर्द को कम करने में अनेक पद्धतियां सहायक हैं। दोहराव अर्थात किसी निश्चित क्रिया को बार बार करने से जनित पुनरावृत्तिक चोट मांसपेशीय थकान की ओर ले जाती है। विभिन्न दोषपूर्ण मुद्रा जैसे श्रानत, स्लाउचिंग आपके पीठ पर प्राकृतिक वक्रता को बढ़ा देती है, जिसके कारण मांसपेशीय थकान और चोट भी हो सकती है। हमें धूम्रपान से बचना चाहिए, क्योंकि धुआं और निकोटीन दोनों के कारण मेरुदंड में सामान्य की अपेक्षा जलन तीव्र हो सकता है। OSHA 2015 के अनुसार कर्मचारी के शरीर के अनुसार डेस्क को समायोजित करने या अलमारी की ऊंचाई को समायोजित करने जैसे प्रयोग के माध्यम से अथवा जोखिमपूर्ण गलतियों को समाप्त करने से मेरुदंड के जरण को बचाना संभव हो सकेगा। अगले अभियंत्रित की नियंत्रण कदम वजन कम करना, पहुंचा गति सीमा रेंज ऑफ मोशन को कम करना और किए जाने वाले क्रियाकलापों के नियंत्रण में लेना होता है। पूरा पढ़ करके मैं आपका टाइम नहीं लूंगी, पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, क्योंकि इसमें आप लोग बार बार तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे आंसर पे ले चलती हूँ।
एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो आपका पैराग्राफ है, इतना पढ़ के आपको इतना समझ आ गया होगा कि जो आपका एर्गोनॉमिक्स होता है वहाँ से उससे थोड़ा सा ये रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि मतलब मसल्स की बात कर रहे हैं, सामान को कैसे उठाना है, किस तरीके से करना है और कैसे मांसपेशियों में दर्द होने से बचाना है और गलत मतलब दोषपूर्ण मुद्रा में आपको नहीं बैठना है, इस तरीके की चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर हम आते हैं सबसे 91 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका। देखिए ओशा के अनुसार क्या है, कर्मचारियों का आवर्तन करना, भारी सामान को 2 लोगों द्वारा उठाना और कार्य के समय पर उन्हें अंतराल देना निम्नलिखित में से किस समाधान के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो कर्मचारियों का आवर्तन करना है और 2 भारी सामान 2 लोग उठा रहे हैं और समय समय पर उन्हें क्या करना, थोड़ा गैप देना, ये सारी जो सोल्यूशन है वो किस उसके तरफ आते हैं। तो इसमें जो आपका श्रमिक स्तर उपाय होगा या प्रशासनिक स्तर उपाय होगा, अभियांत्रिकी नियंत्रण होगा या कार्यस्थल अभिकल्प रणनीतियाँ होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, प्रशासनिक स्तर उपाय, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मेजर्स। कहने ये क्यों होगा, क्योंकि आप सोचो ना कि उन्हें जो है क्या किया जा रहा है, भारी सामान 2 लोग मिलकर के उठा रहे हैं, ठीक है, उनको आवर्तन दिया जा रहा है, उनको समय समय पर गैप भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ काम कर रहा है व्यक्ति, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पर वहाँ पे मतलब जो लोग वहाँ पे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कर्मचारियों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस वजह से ये सब चीज़ें जो भाई होती हैं कि वेतन कितना देना है, कितने लोगों से द्वारा काम करवाना, कैसे काम करवाना, कितने लोगों को छुट्टी देनी है, कितने घंटे का गैप देना है उनको, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो लोग बैठे होंगे वही लोग देखते होंगे। इस वजह से यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फिर दूसरा है कि स्मोकिंग कैन लीड टू, स्मोकिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एजिंग ऑफ स्पाइन फास्टर देन नॉर्मल, एजिंग ऑफ स्पाइन स्लोअर देन नॉर्मल, या पोस्चरल डेविएशन, या आपका स्ट्रॉन्ग एब्डोमेन। इसमें देखिए क्या धूम्रपान जो है वो क्या बढ़ा सकता है, मेरुदंड में सामान्य की अपेक्षा तीव्र एज फास्टर, मतलब कि क्या कर सकता है, धूम्रपान अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें जो आपका होगा वो क्या करेगा, मेरुदंड में आपके जो स्पाइन है उसकी फास्टर देन नॉर्मल, एजिंग मतलब कि वो और जल्दी जल्दी कह सकते हो आपकी ज़्यादा एज का व्यक्ति, मतलब हो सकता है ना जो व्यक्ति ज़्यादा अगर स्मोकिंग कर रहा है तो वो उसकी अपनी एज से पहले ही वो ज़्यादा एज का फ़र्क उसके ऊपर दिखने लग जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब 93 पे आते हैं। तो 93 पे आपका जो है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सटर्टेड फोर्सेज इन मैनुअल पिकिंग एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्ट शुड बी स्टोर्ड एट। कहने का मतलब है सामान उठाने और संभालने में आयास बलों से बचने के क्रम में भारी वस्तुओं को कहाँ भंडारित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको सामान उठाना हो और बहुत ज़्यादा उससे बचने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा भार उठाने से बचने के लिए जो सामान और मतलब भारी वस्तुएं हैं उनको कहाँ भंडारित किया जाना चाहिए। तो मैं पैराग्राफ एक बार फिर से दिखा दूँ आपको। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में लिखा है कि जब हम उपकरण एवं सामानों का भंडारण कर रहे होते हैं तब हमें यह ध्यान रखें कि उन्हें कमर के स्तर पर भंडारित करें, जिससे उन्हें भूमि या घुटनों के स्तर से अथवा कंधों की ऊंचाई के स्तर से उठाने पर लगने वाले आयास बल से बचा जा सके। समझ गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है कि सामान उठाने में क्या होगा कि जो सामान को भंडारण करना है वो कहाँ करना चाहिए, जमीन के स्तर पे या कमर के स्तर पर या घुटने के स्तर पर या कंधे के स्तर पर। तो उसको क्या करना चाहिए, कमर के स्तर पर जो है भंडारण किया जाना चाहिए एट वेस्ट लेवल, ठीक है। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब कमर के लेवल पर रहेगा तो ना उनको बहुत झुकना पड़ेगा उठाने के लिए, ना उनको बिल्कुल एकदम बहुत ऊंचाई तक उन्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बराबरी से मतलब थोड़ा सा नीचे और ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे सामान स्टोर किया जाएगा तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं 94 क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका 94 वाला क्वेश्चन है, टू रिड्यूस एफर्ट द मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग एंड मेकिंग इट लेस स्टेनियस, इट इज़ रिकमेंडेड दैट हैवी ऑब्जेक्ट्स आर। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाऊँ एक बार, 1 सेकेंड। हाँ, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। नाइन्टी फोर क्या पूछ रहा है कि धक्का दिया जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, हाँ ये देखिए, कार्य को श्रम श्राद्ध, यहाँ से कार्य को श्रम श्राद्ध बनाने और उसमें प्रयत्न को कम करने के लिए भारी सामान को खींचने की अपेक्षा धक्का देने को सदैव प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब 94 क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, हस्त द्वारा पदार्थों, देखिए हस्त द्वारा पदार्थों को संभालने और इसे कम श्रम साध्य बनाने में प्रयत्न करने हेतु सुझाया जाता है कि भारी वस्तुएं खींचने की अपेक्षा धक्का दी जाए। समझ गए आप। तो मतलब उनको खींचा ना जाए, धक्का दिया जाए या धक्का देने की अपेक्षा खींची जाए। तो इसमें जाहिर सी बात है आपकी जो
क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि खींचने के अपेक्षा क्या किया जाए, धक्का दिया जाए उसको, ठीक है। धक्का दे करके जो है सामान को एक दूसरी जगह से पहुंचाया जा सके। इससे जो है बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेनियस से या फिर आप बहुत मसल पेन से, है ना, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर 1 जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, पुश्ड रेदर देन पुल्ड, ठीक है। फिर आ जाते हैं 95 की तरफ। तो आपका जो ए OSHA है 2015 के अनुसार जोखिमपूर्ण गति बचाव में सम्मिलित है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि क्या मतलब सम्मिलित है और क्या नहीं सम्मिलित है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा कि जो आपकी डेस्क और कुर्सी है उसको ये लोग समायोजित करें, और जो आपकी अलमीरा और अलमीरा की जो ऊंचाई है उनको ये लोग समायोजित करें, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। 95 का आपका बी एंड सी, ठीक। यानी कि अलमारी की ऊंचाई को समायोजित रखें और डेस्क और कुर्सी को समायोजित रखें। अगर आप कभी कुर्सी और डेस्क पे बैठ के काम कर रहे होते होंगे, तो अगर कुर्सी है वो मान लीजिए बहुत नीचे है या जो आपकी डेस्क है वो काफ़ी ऊंची है, तो आपको काम करने में दिक्कत होगी, है ना। आपको हो सकता है अगर आप ज़बरदस्ती बैठ करके उस पर काम भी कर दें तो आपको मसल्स आपकी खिंच सकती हैं, पेन हो सकता है। अब हमारा दूसरा पैराग्राफ है, इसमें भी एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन पे ही आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तो आप लोग खुद कर लेंगे कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फॉर इन्फेंट अप टू एज ऑफ। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे एक्सक्लूसिव स्तनपान है कितनी आयु के शिशुओं के लिए सर्वोत्तम है। ये बात आपको पता ही है कि जो 6 माह का बच्चा है उसके लिए जो है आपका वो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। फिर हमसे फिर पूछ रहे हैं कि क्लीन अपियरिंग फीडिंग बॉटल्स कैन मेक द इन्फेंट सिक। कहने का मतलब है साफ दिखाई देने वाली दूध पिलाने वाली बोतलें शिशु को निम्नलिखित द्वारा बीमार कर सकती हैं। तो कीटाणु देकर या तरल देकर या गैस देकर या रसायन देकर। तो जो आपको 98, जाहिर सी बात, अगर आप उनको थोड़ा सा जर्म्स वाला पासिंग जर्म्स, अगर उनकी बॉटल में जर्म्स लगे हुए हैं तो बच्चे को क्या कर सकती हैं, बीमार कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी 1 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, कीटाणु देकर, ठीक है। अब देखिए कैसे लिख रखा है हिंदी में, कीटाणु देकर। क्या कोई कीटाणु देगा अपने बच्चे को? तो वही वाली बात है ना, इसीलिए मैं कहती हूँ इंग्लिश वाला थोड़ा थोड़ा समझेंगे आप तो वहाँ पर आप बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से आंसर कर पाएंगे। अब आ जाता है 98 नंबर क्वेश्चन। तो काउज मिल्क इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यंग इन्फेंट एज इट मे कॉज। कि जो छोटा बच्चा होता है उसको गाय का दूध रिकमेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या क्या मतलब दिक्कत हो सकती है उससे। HIV संक्रमण हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, COVID-19 हो सकता है या डायरिया हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को जो है डायरिया होने का डर रहता है, इस वजह से बच्चे को ये वाला दूध जो होता है वो रिकमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसको बहुत सेंसिटिव होते हैं उसके ऑर्गन्स, और उसके अंदर इतनी जो है मतलब क्या कह सकते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की इतना ज़्यादा वो मतलब स्ट्रांग नहीं रहता है। तो उसको बाहर की चीज़ें अगर आप खिलाएंगे या पिलाएंगे तो उसको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इस वजह से बच्चे को डायरिया हो जाता है कभी कभी अगर आप काउज मिल्क दे देते हैं बाहर का, इस वजह से नहीं दिया जाता, ठीक है। फिर आ जाता है 99 का क्वेश्चन। तो 99 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, व्हेन शुड अ मदर पुट हर न्यू बॉर्न टू ब्रेस्ट फॉर फीडिंग। कि मतलब क्या है, माँ जो है अपने बच्चे को क्या अपने स्तनपान कराने के लिए कब लगाना चाहिए और कब नवजात को स्तनपान कराना मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए। जब बच्चा मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, आफ्टर 1 आवर ऑफ बर्थ या विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, या शुड नॉट ब्रेस्ट फीड ओनली व्हेन इन्फेंट इज हंग्री। मतलब कि क्या करना चाहिए, जन्म के 1 घंटे पश्चात या जन्म के 1 घंटे के भीतर या स्तनपान नहीं कराना चाहिए, या तभी कराना चाहिए जब शिशु को भूख लगी हो। तो इसमें क्या कराना चाहिए, जन्म के 1 घंटे के भीतर ही बच्चे को फीड करा देना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि पूरे 1-2 दिन तक माँ के उससे वो कोलेस्ट्रम निकलता है, तो जो बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, उसमें कई सारे ग्लोब्यूलिन्स और बहुत सारे क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट वगैरह पाए जाते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और उससे बच्चे की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर ही बच्चे को जो है माँ का दूध जो है पिला देना चाहिए, ठीक है, उसको फीड करा देना चाहिए। सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है आपका 100 जो आपका खत्म हो जाएगा आज। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट कैन बी गिवन एडिशनल फूड, वाटर, मेडिसिन या फिर अदर फ्लूइड्स। तो अगर कहने का मतलब है कि स्तनपान के अवधि के दौरान शिशु को निर्भर से क्या दिया जा सकता है, तो क्या आप उसको एडिशनल फूड दे सकते हो, वाटर दे सकते हो, मेडिसिन दे सकते हो, अदर फ्लूइड्स दे सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या दे सकते हैं, मेडिसिन। इफ़ इसके बाद अगर प्रिस्क्राइब्ड है, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए बच्चे को कोई दिक्कत है या बच्चे को कोई परेशानी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तभी आप दे सकते हैं। अदरवाइज जो छोटा बच्चा इन्फेंट है 6 मंथ तक के बच्चे को आप पानी भी नहीं दे सकते। बोला यही जाता है और यही ज़रूरी भी है कि देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन थे जो पूरी तरीके से आज ख़त्म हो गए। अब और जिस तरह देखिए आंसर, कल हमारा रिजल्ट भी आया, आज हमारी जो आंसर की भी ख़त्म हो गई।
तो चलिए अब हम लोग एक नए सिरे से फिर स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ बचे हों, नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके 2015, 16, 17 में जो हुए हैं, मिलता है तो मैं आप लोगों को कराती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बहुत ही फ़ायदा रहता है और बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए आप लोग इसी तरीके से। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, एकदम जिस तरीके से एकदम पूरा एनर्जी के साथ और पूरी मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ते रहना। ठीक है, क्योंकि देखिए वही बात होती है, आपने अपना कुछ अगर टारगेट बना रखा है तो जब तक वो आपको ना मिले तब तक आप उस पर काम करते रहिए और बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ आपको करना है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।